नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव से लेकर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झारखंड चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में यह घोषणा पत्र जारी किया गया और इसी घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र दिया गया है। तो इस वक्त की यही बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड की राजधानी रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। अमित शाह ने यह घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने माटी रोटी बेटी बचाने का संकल्प लिया है। बीजेपी माटी बेटी और रोटी की सुरक्षा करेगी, ऐसा अमित शाह का कहना है। झारखंड को बीजेपी ने बनाया और बीजेपी ही संवारेगी। हमारे संकल्प पत्र पर झारखंड के लोगों की उम्मीद है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया और ऊपर कही हुई बातों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड की जनता को कैसी सरकार चाहिए ये उन्हें तय करना है। हम झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। झारखंड में कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत करेंगे। बीजेपी माटी बेटी और रोटी की सुरक्षा करेगी। शाह ने कहा कि झारखंड का यह चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता को तय करना है कि उन्हें घुसपैठ वाली सरकार चाहिए या सुरक्षा वाली सरकार चाहिए। झारखंड की अस्मिता को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली बीजेपी सरकार चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि करोड़ों झारखंड वासियों से चर्चा कर संकल्प पत्र बना है। इस संकल्प पत्र पर झारखंड के लोगों की उम्मीद है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा, आदिवासियों की जमीन रोटी बेटी की रक्षा करेंगे। बीजेपी ने अपने सभी संकल्पों को पूरा किया है। हेमंत सोरेन सरकार ने सारी योजनाएं ठप कर दी। हम फिर से सारी योजनाएं शुरू करेंगे। हेमंत सोरेन सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। झारखंड में घुसपैठिए जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हम झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकेंगे। झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, ऐसा संकल्प पत्र लोकार्पण के अवसर पर अमित शाह ने कहा। भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों झारखंड वासियों से चर्चा कर इस संकल्प पत्र की रचना की है। इस संकल्प पत्र केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, करोड़ों झारखंड वासियों की आशा और उम्मीदों का प्रतिघोष। करोड़ों झारखंड वासी जो अपनी धरोहर की सुरक्षा करने के लिए कृत निश्चयी है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प में। कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत करने की इनकी जो इच्छा है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में। गरीब कल्याण, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। और देश की सीमाओं की सुरक्षा और आदिवासियों की भूमि बेटी और रोटी की सुरक्षा, इसका भी प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। जैसे ही अभी थोड़े समय पर आप स्क्रीन पर देख रहे थे, झारखंड को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था और झारखंड को संवारने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। परंतु 5 साल पहले यहां पर एक हेमंत सोरेन की सरकार आई, जिसने मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से शुरू की हुई सारी विकास की योजनाओं को ठप कर रख दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी फिर से एक नई उम्मीद के साथ झारखंड की जनता के पास जा रहे हैं कि हम झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे, हम झारखंड की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार का संपूर्ण उन्मूलन करेंगे और विकास के रास्ते पर झारखंड को द्रुत गति से बढ़ाना चाहेंगे। तो घोषणा पत्र का भारतीय जनता पार्टी का विमोचन हो चुका है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय सिंह ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं। रांची से सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, ऐसे तो चुनावी वादे दावे और तमाम लोक लुभावन बातें
पार्टियां अपने घोषणा पत्र के माध्यम से जनता तक पहुंचाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो यह घोषणा पत्र, जिसका नाम संकल्प पत्र दिया गया है, यह जारी किया गया है, इसमें क्या कुछ खास बातें हैं और इसमें जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार को टारगेट किया गया है, उससे क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अजय, देखिए कुणाल, मैं बताऊं कि थोड़ी देर पहले जब रेडिसन ब्लू में, रांची के रेडिसन ब्लू में अमित शाह ने जब वो एक तरफ से चुनावी बिगुल बजाया और उन्होंने संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी की। घोषणा पत्र में उन्होंने पूरी तरह ये जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी उसमें उन्होंने कहा है कि झारखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा। जब सरकार आएगी तो यूसीसी लागू किया जाएगा। हाँ, हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसे आदिवासियों को इससे बाहर रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंडी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा, जैसे मुंडारी है, कुड़कू है, मुंडारी है, करमाली है, इसको जो है और स्कूलों में जो शैक्षणिक जो है उसको पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि जो झारखंड से जो रोटी बेटी और भूमि का जो रक्षा करेगी, यानी उसमें जो आदिवासियों से जमीन जो हड़पी गई है, इन प्रकार जो हड़पी गई है उसको जो है वापसी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1,36,000 करोड़ रुपया का मैं हिसाब लेकर हेमंत सरकार का आया हूँ, मैं पुलिंदा लेकर आया हूँ, लोगों के बीच रखूंगा, खोलूंगा और लोगों का ये है। और उन्होंने ये भी दोहराया है कि जो सहारा में एक चीज बड़ा दिलचस्प बात है कि झारखंड ही नहीं पूरे देश में ही लगभग जो सहारा में जो निवेश किए हुए थे छोटे मोटे लोगों की जो निवेश की जो राशि थी वो सहारा का सारा अभी तक किसी को वापसी नहीं मिली है। और ये इसमें झारखंड और बिहार जो है इससे अछूता नहीं रहा है, यहाँ भी काफी है और खास करके गरीब गुरबा लोग, ज्यादा लोग इसमें यही लोग प्रभावित है। तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जैसे ही ये होगा, हमारी सरकार आएगी या ये आएगी, तो झारखंड की इसके बीजेपी की ये घोषणा पत्र में है कि हम जो सहारा में जो निवेशक हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि उनकी राशि पूरी की पूरी जो है सो लौटाई जाए। दूसरी तरफ उन्होंने जो घुसपैठी हुई है, यानी जो संथाल का जो इलाका है, खास करके जामताड़ा, ये जो इलाका है, जामताड़ा हुआ, ये अकुल हुआ, लिखीपाड़ा हुआ, ये सब जो इलाका है तो उसमें जो है घुसपैठी, बांग्लादेश जो घुसपैठी है उनको हम लोग मतलब उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनको हमारी सरकार जैसे ही आएगी उनको एक एक करके चिन्हित करके उनको बाहर निकाला जाएगा। जी चलिए, वादे तो किए जाते हैं लेकिन वादों को कितना अमली जामा पहनाया जाता है ये तो सबको पता है और वक्त भी बताता है, और 5 साल के बाद फिर दोबारा चुनाव आ जाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए अजय, आपका धन्यवाद। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को है। उससे पहले शनिवार को रांची के प्रेस क्लब में पहली बार इंडिया ब्लॉक के शामिल 4 दल यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई माले ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस मीडिया संवाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने पहली बार सीट शेयरिंग के नंबर बताए। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 43, कांग्रेस को 29, राष्ट्रीय जनता दल को 6 और माले को 3 सीट मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले चरण में 23 और दूसरे चरण में 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। माले को 3 सीट दी गई है, जिसमें निरसा, सिंदरी और बगोदर शामिल है, जबकि धनवार में दोस्ताना संघर्ष होगा। इंडिया ब्लॉक की पहली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि अभी कांग्रेस 30 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतार रही है। विश्रामपुर और छतरपुर में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में कोई सर्वमान्य रास्ता निकालने का शीर्ष नेताओं की ओर से प्रयास जारी है। वहीं संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल झारखंड राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव ने कहा कि राज्य में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए उनके नेता लालू प्रसाद यादव ने फिर त्याग किया है। पुरानी बातों को भुलाकर हम सब एकजुट होकर बीजेपी को हराएंगे और फिर से राज्य में गठबंधन की सरकार बनेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता में सीपीआई माले के सेंट्रल कमेटी सदस्य शुवेंदु सेन ने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य झारखंड को अडानी लैंड बनाने का है, इसलिए उसके नेताओं का यहाँ जमावड़ा लगा है। हमारी एकता इस राज्य को अडानी लैंड बनने से बचाने के लिए
लड़ती रहेगी। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर बिहार से, जहां बिहार के सांसद पप्पू यादव को लेकर यह बड़ी खबर है। पप्पू यादव को धमकी देने वाला शख्स दबोचा गया है। पप्पू यादव को यह धमकी देने वाला शख्स दिल्ली से अरेस्ट किया गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पप्पू यादव का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। उन्हें धमकी दी गई थी और आखिरकार दिल्ली से उस धमकी देने वाले शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है। दिल्ली से अरेस्ट पप्पू को धमकी देने वाले का लॉरेंस गैंग से कनेक्शन नहीं है। दुबई से उसने अपनी साली का सिम लाया था और उसी से धमकी उसने दी थी। पीए बनना चाहता था धमकी देने वाला महेश पांडे, यानी महेश पांडे नाम का यह व्यक्ति है और वह पप्पू यादव का पीए बनना चाहता था। लॉरेंस बिश्नोई की फोटो डाउनलोड कर उसने डीपी लगाई थी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी देने वाले को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि महेश पांडे नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से पकड़े गए आरोपी ने अपना जुल्म कबूल किया है और वो दिल्ली का ही रहने वाला है। आरोपी एम्स और रक्षा मंत्रालय की कैंटीन में भी काम कर चुका है। पूर्णिया एसपी ने बताया कि महेश पांडे का किसी गिरोह से कुछ लेना देना नहीं है। वो पहले भी कुछ बड़े नेताओं के यहाँ काम कर चुका है। महेश ने यूएई में रहने वाली अपनी साली की सिम से सांसद को धमकी देने की साजिश रची। एसपी ने बताया कि इस मामले में जल्द ही और भी खुलासे होंगे। उन्होंने कहा कि महेश पांडे की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। पुलिस ने कहा कि पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने के पीछे के मकसद की जांच की जा रही है। पुलिस ने मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल सांसद को जान से मारने की धमकी देने के लिए किया गया था। रहा था कि जो पूर्णिया के सांसद हैं माननीय श्री पप्पू यादव जी को धमकियां मिल रही हैं व्हाट्सएप के द्वारा और अन्य माध्यमों से। तो इसी में जो सूचना इकट्ठा हुई उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी एक नंबर बताया गया जिसपे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, यूएई का रजिस्टर्ड नंबर था, जिसमें जो 97 का कंट्री कोड है 5013387776। इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एक कांड दर्ज किया गया है। इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था और आज श्री पप्पू यादव जी का आज आवेदन भी प्राप्त हुआ इसको लेकर। इसमें अनुसंधान चल रहा था। इसमें जानकारी पता चली कि इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था इसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी। जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करेंगे। तो मोहम्मद दानिश, आखिर उस कहानी का पटाक्षेप संभवतः हो गया है जिसको लेकर लगातार पप्पू यादव सुर्खियों में बने रहे थे। उन्होंने चिंता भी व्यक्त की थी और ऐसे में अब उस शख्स का पकड़ा जाना जिसका संभवतः लॉरेंस गैंग से कोई लेना देना नहीं है, क्या मायने रखता है? इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताइए। देखिए कुणाल, सबसे पहली बात है जो अमन को जो वहाँ से जो दिल्ली से जो गिरफ्तार किया गया है उसमें तो उन्होंने कह दिया कि हमने किसी भी ग्रुप से नहीं है और जो क्योंकि और भी नंबर से धमकी पप्पू यादव को मिला था तो वो और भी नंबर की जांच की जा रही है। मगर इस बीच जो लेटेस्ट ये है कि रात में लगभग पप्पू यादव ने फिर एक वीडियो शेयर किया है जो 12 बजे रात में उनके घर की रेकी की जा रही थी। जो 4 से 5 लोग हैं और उसमें वो रेकी की 20 से 25 मिनट उनके घर को देख रहे थे और हर तरफ से देख रहे थे कि कहाँ से क्या है, नहीं है, यहाँ रहते हैं कि कहाँ रहते हैं। और उसके बाद एक गाड़ी आती है, उस पर उन लोगों को बैठाते हैं, फिर वहां से उसको उन लोगों को लेके चले जाते हैं। जिसमें पप्पू यादव ने साफ साफ बोला कि एक अमन शाहू है झारखंड से और भी कुछ नाम लिए हैं जो इन लोगों को पकड़ाने के बाद ही हम कुछ खुलासा हो सकता है कि मेरे पीछे क्या है, नहीं है। उन्होंने यहाँ तक के कहा कि यार मेरे कोई सहयोगी हैं या मेरे कोई ऐसे कोई लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से है या कहाँ कौन गैंग से है इसकी भी जानकारी पुलिस निकाले। और साथ साथ ये भी है कि जो मतलब अभी जो गिरफ्तार हुआ है उसमें तो ये हो गया कि वो बाहर के नंबर से चला रहा था, वो गिरफ्तार हो गया, मगर वो किसी भी ग्रुप से नहीं है। मगर अन्य नंबर से जो धमकी आ रही है वो किस ग्रुप से है या वो किस वजह से हम धमकी दे रहे हैं। और बार बार पप्पू यादव जो है वो अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों हमला कर रहे हैं उन पर कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा।
मगर यह है कि उनकी जान को आज के समय में देखा जाए कि जो रेकी वाला वीडियो सामने आया उसके बाद तो पुलिस भी विभाग भी अलर्ट हो चुका है कि ये कौन से लोग हैं जो इनके पीछे पड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम पर धमकी आई है। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल सेल को अज्ञात नंबर से मैसेज आया। कहा गया, अगर योगी ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो हम उन्हें बाबा सिद्दीकी की तरह मार डालेंगे। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को यह धमकी शनिवार की शाम को मिली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। एक और मुंबई पुलिस इस कॉल की जांच में जुटी है। मैसेज भेजने वाले की तलाश हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसको लेकर यूपी पुलिस को डिटेल्स भेजी गई है। मुंबई पुलिस से इनपुट मिलने के बाद यूपी पुलिस भी इस मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान के चुरू में बदमाशों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के नेता की लाठी डंडों और सरियों से पीट पीट कर हत्या कर दी। यह बड़ी खबर हम आपको राजस्थान के चुरू से बता रहे हैं। बदमाशों ने बीच बचाव में मृतक के साथी की भी जमकर पिटाई की है। इसके बाद बदमाश थार गाड़ी में सवार होकर मौके से फरार हो गए। तो राजस्थान से जुड़ी यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस भी अब प्रारंभिक जांच में गाड़ी के किराए को लेकर रंजिश होना सामने आया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। घटना बीती रात करीब 12 बजे की है। सदर थानाधिकारी बलवंत सिंह के मुताबिक मृतक नरेंद्र प्रजापत के चाचा प्रेमचंद प्रजापत ने पुलिस को रिपोर्ट देकर 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ मामले की जांच और पड़ताल में भी जुटी है। पुलिस के मुताबिक मृतक के चाचा प्रेमचंद ने रिपोर्ट में बताया कि वह और उसका भतीजा नरेंद्र, सत्येंद्र, चंद्रभान, विकास, जांगीड़, अर्जुन सिंह और अमजद डावला मिलकर अर्जुन सिंह की दुकान पर पार्टी कर रहे थे। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि पार्टी के दौरान उसके भतीजे नरेंद्र ने बताया कि बुटिया निवासी अमित और शुभम ने करीब सप्ताह भर पहले गाड़ी के किराए को लेकर उसके साथ मारपीट की थी और अब उसे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात पुष्कर सिंह धामी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने तय कार्यक्रम के तहत खटीमा के लोहिया हेड स्थित कैंप कार्यालय में वहां पर वो पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के अपने गृहनगर पहुंचने के अवसर पर स्थानीय जनता के द्वारा फूल मालाओं और कुमाऊनी और थारूवटी नृत्य के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने उपस्थित जनता को गोवर्धन पूजा और भैया दूज की शुभकामनाएं दी। उपस्थित जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं के निवारण के लिए उपस्थित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता चुनावी प्रचार को धार देने के लिए जल्दी केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि केदारनाथ उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस मंगलूर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीतने के बाद जीत की हैट्रिक लगाने का पूरा प्रयास करेगी। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत 2 सह प्रभारी, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष जैसे कई नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सभी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे कि कांग्रेस की वहां बड़ी जीत हासिल हो सके। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने काफी सोच समझकर पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट दिया। आशा नौटियाल जन जन की नेता है। केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों और सत्ताधारी पार्टी के साथ रहकर क्षेत्र के विकास के बारे में जनता सोचती और जानती है। जनता को पता है कि सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में रहकर क्षेत्र का विकास अधिक हो सकता है। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व विधायक मनोज रावत पर आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्व में विधायक रहते हुए विधायक निधि तक नहीं खर्च की।
और अब खबर यूपी के हमीरपुर से, जहां जिले के सरीला नगर पंचायत अध्यक्ष पवन अनुरागी ने 27 अक्टूबर की शाम 2 पत्रकारों को बंधक बनाकर निर्वस्त्र कर जमकर पीटा था। पत्रकारों के साथ मारपीट के वीडियो वायरल होने के बाद उच्च अधिकारियों से शिकायत हुई। उसके बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एक आरोपी आरके सोनी ही पुलिस के हाथ अभी तक लगा है। हमीरपुर जिले के जरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले अमित कुमार और शैलेंद्र मिश्रा पत्रकार ने नगर पंचायत अध्यक्ष सरीला पवन अनुरागी की खबर चलाई थी, जिसको लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष ने दोनों पत्रकारों को बहाने से जरिया बस स्टैंड के पास घर पर बुलाया और निर्वस्त्र कर जमकर कई घंटे तक मारपीट की थी। उच्च अधिकारियों और राजनेताओं से शिकायत करने के बाद पीड़ितों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित पत्रकारों ने और उनके परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर प्रातः 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार के जय घोष तथा भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच वैदिक विधि विधान और धार्मिक परंपराओं के साथ कपाट बंद किए गए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC के अध्यक्ष अजेंद्र अजय समेत 15,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था। प्रातः 5 बजे से BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय की उपस्थिति में कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। BKTC के आचार्य, वेद पाठियों, पुजारी गणों ने भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग की समाधि पूजा की। स्वयंभू शिवलिंग को भस्म, स्थानीय पुष्पों, बेलपत्र आदि से समाधि रूप दिया गया। प्रातः 8:30 बजे बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली को मंदिर से बाहर लाया गया और इसके बाद श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के साथ ही बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली ने अपने पहले पड़ाव रामपुर के लिए प्रस्थान किया। हजारों श्रद्धालु बाबा की पंचमुखी डोली के साथ पैदल रवाना हुए। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे आयोजित किए गए थे। और अब खबर सासाराम से। रोहतास पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और उसने ड्रग माफियाओं पर एक बड़ी कार्रवाई की है। रोहतास SP रोशन कुमार के नेतृत्व में जिला के 14 थानों की पुलिस ने STF के साथ नगर थाना क्षेत्र के मुबारकगंज में छापेमारी कर 1 किलो 800 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ यानी हेरोइन को बरामद किया। साथ ही हेरोइन तस्करी में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने छापेमारी कर 2 देसी बंदूक, 1 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 39 कारतूस भी बरामद किया। साथ ही 1,31,000 रुपए नगद को भी बरामद किया गया। SP रोशन कुमार ने बताया कि लगभग 200 से अधिक जवानों के साथ शहरी क्षेत्र में छापामारी की कार्रवाई हुई, जिसमें रोहन चंद्रवंशी नामक सरगना सहित 10 लोग गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा एक नाबालिग लड़का को भी पकड़ा गया है। रोहतास के SP ने बताया लगभग 40 कमरों का एक तहखाना बनाकर यह कारोबारी शहरी क्षेत्र में वर्षों से अपना कारोबार चला रहे थे। गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई हुई और पुलिस को सफलता मिली। इसके साथ ही भारी मात्रा में हथियार और हेरोइन बरामद किया गया। कई सवाल भी इसमें खड़े होते हैं कि बरामद हेरोइन की कीमत करोड़ों में है, ये कहां से आई, और ये पकड़े गए सभी लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भीषण हादसा हुआ है। यहाँ एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर गहरे तालाब में जा घुसी। इस हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 6 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हुआ। एक युवक अब भी लापता है, तलाश जारी है। हादसा बीती देर रात हुआ। मृतकों में एक महिला टीचर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि महिला टीचर स्कॉर्पियो बुक करके सूरजपुर जा रही थी। इसी दौरान गाड़ी में अन्य लोग भी सवार हुए। खाना खाने के बाद ये लोग सूरजपुर की तरफ बढ़े, तभी बूढ़ा बगीचा के पास स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड में जाकर तालाब में गिर गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। किसी तरह चालक को बाहर निकाला गया, उसे अस्पताल भेजा गया। कुल 8 लोग सवार थे। इसकी सूचना मिलने के बाद वहां पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत करना शुरू किया। लगभग 1.5 घंटे के बाद JCB की मदद से वाहन को बाहर निकाला गया, जिसमें से 6 लाशें बाहर आई। तालाब में घुसी कार पलट गई थी। सेंसर होने के कारण दरवाजा लॉक हो गया था। किसी को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। सभी की अंदर मौत हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।